नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर टेक्स्ट बुक्स में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेशंस एंड फंक्शंस। बट डोंट वरी, हम इसे किसी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी की तरह नहीं बल्कि एक सिंपल फिल्टर फनल की तरह देखने वाले हैं। We're literally going to take the massive universe of numbers and patterns and filter it down step by step. ओके, सोचो एक मिनट के लिए। आप अपने वार्डरोब के सामने खड़े हैं और सोच रहे हैं रेड शर्ट के साथ आखिर कौन सा बैग मैच करेगा या फिर ब्लू शर्ट के साथ कौन सा कोट पहना जाए। बिलीव इट और नॉट, जब आप कलर्स और ऑब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं ना, यू डूइंग एग्जैक्टली व्हाट मैथमेटिक्स डज विद पैटर्न्स। मैथ इज एसेंशियली जस्ट अबाउट फाइंडिंग रिकॉग्नाइजेबल लिंक्स बिटवीन थिंग्स दैट चेंज। It's exactly like finding the right combo of clothes. So here is our roadmap for this explainer. 1. Patterns or Cartesian products. 2. Cracking the ordered pairs. 3. Relations क्या होते हैं. 4. Domain, range or codomain. 5. Functions, special mathematical rules. And 6. History of the function. Let's get into it. Section 1. Patterns or Cartesian products. Before we can filter anything, we need to look at the broad universe of all possible combinations. राइट? सबसे पहला स्टेप है सारे ऑप्शंस को एक जगह लिस्ट करना। इन प्रैक्टिस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसे हम P क्रॉस Q लिखते हैं, इज जस्ट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरी पॉसिबल पेयरिंग। लेट्स से सेट A में हमारे पास 2 कलर्स हैं, रेड एंड ब्लू, और सेट B में 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, बैग, कोट और शर्ट। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? इट्स सिंपली एवरी कलर पेयर्ड विद एवरी ऑब्जेक्ट। सो रेड पेयर्ड विद बैग, रेड विद कोट, रेड विद शर्ट, और फिर एग्जैक्टली वही सेम थिंग ब्लू के साथ। यह हर एक आइटम को दूसरे सेट के आइटम के साथ पेयर अप कर देता है। एंड हे, हियर्स अ सीक्रेट चीट कोड फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको बिना सारे पेयर्स लिखे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जानना है, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। अगर पहले सेट A में P एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट्स होंगे सिंपली P मल्टीप्लाइड बाय Q। सो इन आवर वार्डरोब एग्जाम्पल, 2 colors multiplied by 3 objects gives us exactly 6 possible pairs. Pretty simple, right? Section 2. Cracking the ordered pairs. कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाते वक्त हमने पेयर्स तो बना लिए, बट इन दिस मैथमेटिकल यूनिवर्स द सीक्वेंस ऑफ पेयरिंग इज एब्सोल्युटली क्रूशियल। ऑर्डर मैटर्स। थिंक अबाउट व्हीकल रजिस्ट्रेशन कोड्स। द कोड DL01 represents a specific zone in Delhi. अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर दें और 01 DL लिखें, तो दैट मीन्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट, या फिर शायद उसका कोई मतलब ही ना हो। An ordered pair is literally like a coordinate on a map. If you flip the x and y values, you land in a completely different location. Section 3. Relations क्या होते हैं? हमने सारे combinations बना लिए। अब टाइम है हमारे funnel में पहला filter लगाने का। Let's see what happens when we apply a rule. So the crucial point here is that a relation is just a filtered version of the Cartesian product. आप एक specific rule लगाते हैं और सिर्फ वही pairs बचते हैं जो उस rule को follow करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट A में इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं और सेट B में बच्चों के नाम हैं, आई कैन डिफाइन अ रिलेशन सेइंग पेयर द लेटर ओनली इफ इट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। सो A पेयर्स विद अली, B पेयर्स विद भानु एंड सो ऑन। जो लेटर्स मैच नहीं होते वो सिंपली फिल्टर आउट हो जाते हैं। रियल क्विक, हियर्स योर सेकंड मेजर एग्जाम शॉर्टकट। अगर आपको पता लगाना है कि 2 सेट्स के बीच कितने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं, द फॉर्मूला इज 2 टू द पावर ऑफ PQ। याद है PQ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का टोटल था, सो टोटल रिलेशंस इज सिंपली 2 रेज टू दैट पावर। ये डायरेक्टली आपको सबसेट्स का नंबर दे देता है। सुपर हैंडी। Section 4. Domain, range, and codomain. Now that we've filtered our combinations into relations, we need to actually name the parts. Keeping these specific English terms clear in your head will make reading exam questions much, much easier. हर रिलेशन में कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट्स। जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, यानी आपके स्टार्टिंग पॉइंट्स, उन्हें हम डोमेन कहते हैं। जो सेकंड एलिमेंट्स निकल कर आते हैं, यानी एक्चुअल डेस्टिनेशंस रीच्ड, जिन्हें मैथ में इमेजेस भी कहते हैं, वो हमारी रेंज होती है। और जो पूरा का पूरा सेकंड सेट था, चाहे उसमें कुछ एलिमेंट्स यूज ना भी हुए हों, उस टोटल पॉसिबल डेस्टिनेशन सेट को कोडोमेन कहते हैं। This is honestly the biggest point of confusion for students, so let's clarify this completely. रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होते। सोचो कि सेट B एक रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू है, दैट इज योर कोडोमेन, उसमें सब कुछ है। बट रेंज सिर्फ वही डिशेज हैं जो आपने एक्चुअली ऑर्डर की हैं अपने रिलेशन के हिसाब से। इसीलिए मैथमेटिकल टर्म्स में हम कहते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज सिर्फ एक्चुअल मैप्ड इमेजेस हैं,
जबकि कोडोमेन पूरा का पूरा सेट भी है। Section 5. Functions. Special mathematical rules. हमारे इस एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर हम आ गए हैं। हमारे मैथमेटिकल फनल का अल्टीमेट और सबसे स्ट्रिक्ट फिल्टर अब लगने वाला है। नोटिस द फ्रेज वन एंड ओनली वन। एक फंक्शन एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड वीआईपी टाइप का रिलेशन होता है। इसका स्ट्रिक्ट रूल है कि पहले सेट यानी डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई कनेक्शन होना जरूरी है और वो कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज के साथ होना चाहिए। नो चीटिंग, नो डबल मैपिंग। लेट्स रियली लॉक इन दिस डिफरेंस। एक नॉर्मल रिलेशन थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। एक इनपुट से दो अलग अलग आउटपुट्स निकल सकते हैं या शायद कोई आउटपुट निकले ही ना, बट अ फंक्शन स्ट्रिक्ट वीआईपी चेकिंग है यहाँ। अगर डोमेन के किसी एलिमेंट के दो इमेजेस बन रहे हैं या किसी एलिमेंट का कोई इमेज ही नहीं है, इट इमीडिएटली फेल्स द फंक्शन टेस्ट। वन यूनिक आउटपुट पर इनपुट, दैट्स द गोल्डन रूल। आपको फंक्शंस के कुछ स्पेशल टाइप्स भी याद रखने होंगे। अगर किसी फंक्शन की रेंज रियल नंबर्स हैं, जिसे मैथ में कैपिटल आर से लिखते हैं, या उसका कोई सबसेट है, तो उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और अगर दोनों डोमेन और रेंज आर हैं, तब हम उसे सिंपली एक रियल फंक्शन कहते हैं। जस्ट कीप एन आई आउट फॉर दैट कैपिटल आर। Section 6. History of the function. रूल्स मास्टर करने के बाद लेट्स ह्यूमनाइज द मैथ अ लिटिल बिट। आखिर ये सारे टर्म्स इन्वेंट किसने किए थे? मीट गॉडफ्रीड विल्हेम लेबनिट्ज। He was a brilliant mathematician who first used the word function way back in the year 1673. लेकिन उन दिनों में वो फंक्शन को आज के स्ट्रिक्ट एनालिटिकल सेंस में यूज नहीं करते थे। He used it more to describe a mathematical job or a role that a curve was playing. देखिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज आखिर कैसे इवॉल्व होती है। 1673 में लाइबनिट्ज ने वर्ड दिया, फिर 1698 में जोहान बर्नौली ने एक लेटर में इस वर्ड को आज का मॉडर्न एनालिटिकल मीनिंग असाइन किया, और फाइनली 1779 में लगभग एक सदी बाद चेम्बर्स साइक्लोपीडिया ने इस टर्म को इंग्लिश में एक्सप्लिसिटली पब्लिश किया, अलजेब्रा और वेरिएबल्स के कॉन्टेक्स्ट में। It literally took centuries to land in our textbooks. So we started from simple wardrobe combinations and traveled all the way to rigorous mathematical rules shaped over centuries. Before we wrap up, I want to leave you with this provocative thought. अगर real numbers का Cartesian product R cross R हमारे flat 2D plane को represent करता है like a graph paper, तो R cross R हमारे आसपास की दुनिया में किस चीज़ को represent करता होगा? Think about the 3D space around you. Thank you so much for joining this explainer. Keep observing and keep looking for those math patterns in the real world.